हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल को यानी कि मौर्य काल के बाद जिन शासक ने राज किया है उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने मौर्य साम्राज्य तक पढ़ा दिया है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल से लेकर मौर्य साम्राज्य तक पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो आज हम मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे। पहले हम पूरी थ्योरी को कवर करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल को स्टोरी के रूप में समझेंगे। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का अंत होने के बाद अब मगध की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न होने लगी। भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग राज्य की स्थापना करने लगे। दक्षिण भारत में भी कई सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य था, जो पहले था, वो बिखर गया। तो इस टॉपिक में हम लोग मुख्य रूप से 3 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। पहला सुंग वंश होता है, दूसरा कण्व वंश होता है और तीसरा सातवाहन वंश होता है। तो चलिए हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले सुंग वंश आता है। तो सुंग वंश के जो संस्थापक थे ये पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? सुंग वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। पुष्यमित्र के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग थे। और पुष्यमित्र शुंग जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किए थे। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मगध में सबसे पहला ब्राह्मण साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो ये शुंग वंश ने ही किया था, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था। 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की ये हत्या करके शुंग वंश का स्थापना करता है और बृहदत्त का ये सेनापति होता है। और उसके बाद फिर पुष्यमित्र का जब शासनकाल होता है तो उसी समय यवन विजय के उपलक्ष्य में यवनों का भारत पर आक्रमण होता है। और जब ये विजय होता है तो पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया या फिर शासन किया। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है क्योंकि इसने अपने शासन काल में बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध द्रोही कहा जाता है। और भारत में यानी कि मगध में सबसे पहला ब्राह्मण राज का स्थापना इसी ने किया था, जो कि शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभ्यास की रचना की थी। तो इस बात को अभी याद रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग डीपली पढ़ेंगे। तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे ये पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया जिसके पुरोहित पतंजलि थे। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई। पतंजलि ने महाभ्यास लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और मनु ने मनुस्मृति लिखा। तो यहाँ से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। हर बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पतंजलि ने क्या लिखा था, पाणिनि ने क्या लिखा था और मनु ने क्या लिखा था। इसके समय 2 यवन यानी विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग विजय हुए थे। पहला जो आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व डेमोट्रियास ने किया था और दूसरा जो आक्रमण हुआ था उसका नेतृत्व मिनाडार्न यानी मिलिंद ने किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
पहला जो नेतृत्व किया था विदेशी आक्रमण में, यानी अवन जो आक्रमण किया था, यवन जो आक्रमण किया था, उसमें जो नेतृत्व किया था ये डेमोट्रियट्स ने किया था और दूसरा मिलिंद ने किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। काल में सांस्कृतिक भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुस्मृति की रचना किस राजवंश में की गई थी? तो ये सुंग वंश में की गई थी, जिस समय पुष्यमित्र सुंग का शासन था। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य यानी उसका जो सेनापति था वासुदेव ने कर दी और कण्व राजवंश की स्थापना की। तो यहीं पे एंड होता है सुंग वंश। सुंग वंश के जो संस्थापक थे ये पुष्यमित्र सुंग थे। जिस प्रकार मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश का स्थापना करता है पुष्यमित्र सुंग, और पुष्यमित्र सुंग का जो सबसे अंतिम जो शासक होता है देवभूति, उसका हत्या उसका सेनापति करता है जिसका नाम होता है वासुदेव, और वासुदेव एक नया राजवंश का स्थापना करता है जो कि कण्व राजवंश के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से हम लोग कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उनके मंत्री यानी कि उनके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी और सुंग वंश की स्थापना की थी, उसी प्रकार वासुदेव ने अंतिम सुंग शासक देवभूति की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्म था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश श्रीमुख ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं सुंग वंश से और सातवाहन वंश से। सबसे पहले सुंग वंश के जो बृहदत्त जो मौर्य वंश के आखिरी जो शासक थे उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग करते हैं और एक नया साम्राज्य का नया राजवंश का स्थापना करते हैं जो कि सुंग वंश के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद फिर सुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है देवभूति, उसका हत्या उसका मंत्री यानी उसका सेनापति वासुदेव करता है और उसके बाद कण्व वंश का स्थापना करता है। और उसके बाद फिर वासुदेव कण्व वंश में जो सबसे अंतिम शासक होते हैं सुशर्म, उसकी हत्या सातवाहन यानी नरेश सिमुख कर देता है और उसके बाद एक नया राजवंश का स्थापना करता है जो कि सातवाहन वंश होता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम लोग सातवाहन वंश को पढ़ेंगे। तो सातवाहन वंश जो चलता है ये 100 बिफोर क्राइस्ट से 300 बिफोर क्राइस्ट तक चलता है। तो सातवाहन वंश की अगर बात करें तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था ये सिमुख था। इसने कण्व वंश का जो सबसे अंतिम शासक होता है सुशर्म, उसकी हत्या करके कण्व वंश में यहाँ पे ये मतलब सातवाहन वंश में कण्व वंश का जो अंतिम शासक होता है सुशर्म, उसकी हत्या करके सातवाहन वंश का स्थापना करता है। तो प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने उन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले सातवाहन वंश कहाँ था? तो ये महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र से फिर ये आंध्र प्रदेश आ गया था। महाराष्ट्र से ये फिर आंध्र प्रदेश में आ गया था और इसका जो राजधानी था ये प्रतिष्ठान था जो कि महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, आगे यहाँ पे आता है कि सिमुख की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णा यानी कान्हा शासक बना और कान्हा के बाद उसका पुत्र सतकर्णी प्रथम शासक बना। तो आगे हम लोग सतकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा प्रश्न रहेगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये सिमुख थे। और प्रारंभ में सातवाहन वंश का क्षेत्र कहाँ था? तो ये महाराष्ट्र में था। बाद में जब शक का आक्रमण हुआ था तो ये आंध्र प्रदेश में चले गए थे और इसका जो राजधानी था ये महाराष्ट्र में है जो कि वर्तमान में प्रतिष्ठान में उस समय था। और इनके जो छोटे भाई थे ये कृष्णा थे जो कि कान्हा थे, और बाद में कान्हा का जो छोटा पुत्र होता है सतकर्णी प्रथम वो शासक बनता है सातवाहन वंश का। अब यहाँ पे हम लोग प्रमुख शासक देखेंगे। तो सबसे पहले सतकर्णी वन आता है यानी सतकर्णी प्रथम आता है। ये 27 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रहता है। यह इस वंश का एक महान शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक
राजसूय यज्ञ संपन्न कराए। इसने चांदी के सिक्के पर ऐश्वर्य की आकृति अंकित कराई। सातकर्णी एक ने दक्षिणा पद का स्वामी की उपाधि धारण की थी। नाना घाट शिलालेख में सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्ण विस्तार से किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें सातकर्णी प्रथम का वर्ण मिलता है, उसका उपलब्धियां का वर्ण मिलता है। तो ये नानाघाट शिलालेख में मिलता है। जिस प्रकार हम मौर्य साम्राज्य में अभिलेख और शिलालेख को पढ़े थे अशोक के बारे में, उसी प्रकार इसका भी वर्णन हमें ये सातकर्णी प्रथम का शिलालेख का जो होता है उसमें नानाघाट शिलालेख में हमको वर्ण मिलता है। सातकर्णी प्रथम के बाद हाल प्रथम शासक बनता है। ये 20 ईसा पूर्व से 24 ईसा पूर्व तक रहता है। हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था। प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की थी जिसमें 700 श्लोक हैं। हाल के दरबार में ही गुंडाचे निवास करते थे जिन्होंने बृहदत कथा कोश की रचना की थी। उसके बाद फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम आता है। उसने अक्षरात वंश का नाश किया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम ने अक्षरात वंश का नाश किया क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। उसने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ भी छीन लिया। सातकर्णी प्रथम के बाद यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम शासक बनता है। इसका जो शासनकाल होता है ये 165 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व तक रहता है। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं जिससे उसकी जल यात्रा एवं व्यापार का पता चलता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि यज्ञश्री सातकर्णी जो थे ये व्यापार एवं जल यात्रा में ज़्यादा विश्वास रखते थे और इनका जो सिक्का होता था उसमें जहाज के चित्र बने हुए होते थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका सिक्का पर जहाज का चित्र बना हुआ था। तो ये यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम पे। आगे उसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री के मृत्यु के बाद सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित हो गया जिसका मुख्य कारण विद्रोह एवं केंद्रीय शासन की दुर्बलता थी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सातवाहन वंश के शासकों द्वारा कौन कौन से सिक्के जारी किए गए। तो सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए गए, दूसरा तांबा के सिक्के जारी किए गए, तीसरा पोटीन के सिक्के जारी किए गए जो कि घटिया चांदी के सिक्के होते थे। इस टाइप के चांदी के सिक्के होते थे, इस इमेज में आप देख सकते हो। शीशे के सिक्के भी इन्हीं के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजवंश था जिसमें सबसे पहले चांदी का सबसे घटिया चांदी के सिक्के का प्रयोग हुआ था और शीशे का प्रयोग हुआ था, शीशे का सिक्का का प्रयोग हुआ था। तो ये सातवाहन वंश में हुआ था। सातवाहन समाज मृत सात्मक था। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था किंतु राजा पुरुष ही होते थे। जैसे कि पहले हमने नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ा था, जैसे गौतमी सातकर्णी प्रथम, तो उसमें जो पहला वर्ड आया है, पहला जो अक्षर आया है ये माता के नाम पे लिखा जाता है लेकिन राजा पुरुष ही होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा राजवंश है जिसमें शीशे के सिक्के चलवाए गए। तो ये सातवाहन वंश से चलवाए गए। दूसरा प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा राजवंश था जिसमें घटिया चांदी के सिक्के चलाए गए। तो ये पोटीन में चलाया गया, सातवाहन वंश में चलाया गया। इमेज के प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से उस समय का सिक्का था। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से कम तो 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। सबसे पहले ऐसा प्रश्न रहेगा कि सातवाहनों का राजकीय भाषा कौन सी थी और वो कौन सी लिपि में लिखी गई थी। तो सातवाहनों का जो राजकीय भाषा था ये प्राकृत भाषा में था जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। सातवाहन काल में चांदी व तांबा के सिक्के का प्रयोग होता था जिसे का पोर्शन कहा जाता था, जिसे का सोपन कहा जाता था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्कों का भी प्रयोग किया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजवंश था जिसमें
आर्थिक लेन देन के लिए सिक्कों का प्रयोग किया गया, वो भी शीशे का सिक्कों का प्रयोग किया गया था। तो ये सातवाहन में किया गया था। सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने की प्रथा शुरू की। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राजवंश था जो कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान और जागीर देने का परंपरा शुरू किया गया था, यानी प्रथा शुरू किया था। तो ये सातवाहन वंश ने ही शुरू किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाता है, विविध आ जाते हैं। हमने जो भी कवर किया वो आप लोगों का थ्योरी आ जाता है, अब यहाँ से हम लोग जो भी कवर करेंगे, जो भी हम लोग देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था। बृहदत्त जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इसका ये सेनापति था, और ये धोखे से क्या करता है, बृहदत्त की हत्या कर देता है 185 ईसा पूर्व में, और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर देता है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो ये सेनापति के रूप में आसीन था। उसके बाद फिर कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का जो संस्थापक था ये वासुदेव था, जो कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था भूति, उसकी हत्या वासुदेव कर देता है और उसके बाद कण्व वंश का स्थापना करता है। सातवाहनों के समय मुद्रा स्वार्थी किस धातु के बने? तो ये सीसा के सबसे ज्यादा धातु बने। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था ये शिमुक था। शिमुक क्या करता है, कण्व वंश का जो अंतिम शासक होता है उसकी हत्या करने के बाद शिमुक सातवाहन वंश का स्थापना करता है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र में किया था, और इसका जो राजधानी था ये प्रतिष्ठान में था। बाद में जब शक का आक्रमण होता है तो ये आंध्र प्रदेश में जाता है और आंध्र प्रदेश में अपना शासन शुरू करता है। सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज की राजधानी जो थी ये प्रतिष्ठान में थी, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये आप लोगों का हाल ने किया था। आगे यहाँ पे है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सबसे पहले बृहदत्त की हत्या, यानी कि मौर्य वंश के जो सबसे अंतिम शासक होते हैं बृहदत्त, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग का जो अंतिम शासक था उसका जो हत्या किया था ये उसका सेनापति वासुदेव कर देता है, और उसके बाद कण्व वंश का स्थापना करता है। और कण्व वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका सेनापति उसका हत्या कर देता है। उसके बाद फिर एक नया राजवंश का स्थापना करता है जो कि सातवाहन वंश होता है, जो कि शिमुक करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो ये कण्व वंश ने भारत पे राज किया। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये किसका समकालीन था? तो ये आप लोगों का पुष्यमित्र के समकालीन था, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक। उसके बाद आगे आता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ये पाणिनि की रचना है। इस बात को याद रखिए। आज का हमारा थ्योरी कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, कम से कम 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ। और इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, तो अगर अभी तक उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को देख लीजिए और अपनी तैयारी को सफल बनाइए। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।